दोस्तों, एक लड़के को उसकी महबूबा नहीं मिलती है तो वो साधु बन जाता है, लेकिन साधु बनने के बाद भी उसको चैन नहीं आता है। अब वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और जिस गांव में उसकी महबूबा की शादी हुई थी वो उसी गांव में चला जाता है। वहां जाने के बाद वो एक पोखर के सामने अपना कुटिया बनाता है और वहीं पर रहने लगता है। अब एक दिन धीरे धीरे वो अपनी महबूबा के ससुराल में चला जाता है। जब उसकी महबूबा अपने सामने देखती है उसको तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर पे, लो मैं आ गया। लेकिन जो उसकी महबूबा थी उसकी हालत अब बदल गई थी। उसके हालात एकदम से बदल गए थे क्योंकि वो अब किसी और की पत्नी बन गई थी। वो कहती है कि अब मैं किसी और की बीवी हूँ, किसी के घर की बहू हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो नहीं मानता है, किसी तरह से वो मनाती है और उस दिन तो वहाँ से भेज देती है। लेकिन अब उसके बाद आए दिन जब भी उसे मौका मिलता भिक्षा मांगने के बहाने उसके घर में चला जाता और उसके साथ जो मर्जी वो करता। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी गुजरात के जामनगर जिले की है। वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है सुजाता। सुजाता अपने ही गांव के एक लड़के से प्रेम करती थी। उसके प्रेमी का नाम था कुमार। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों साथ में जीने मरने की कस्में खा चुके थे। दोनों जवान भी थे। दोनों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच की ही थी। लेकिन धीरे धीरे करके उन दोनों का प्रेम प्रसंग पूरे गांव में फैल जाता है। दोनों के घर वालों को पता चल जाता है। जब दोनों के घर वालों को पता चलता है तो दोनों परिवार इस शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि दोनों की बिरादरी एक नहीं थी। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं। दोनों के परिवार वाले यही कहते हैं कि वो हमारे बिरादरी के नहीं हैं। लेकिन इस चक्कर में अब दोनों फंस जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं छोड़ते हैं। धीरे धीरे करके पूरे गांव में बदनामी होने लगती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सुजाता के घर वाले अब परेशान हो चुके थे इन सब बातों में। सुजाता के परिवार वाले सुजाता के लिए एक रिश्ता फिक्स कर देते हैं जो कि उसके घर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर होता है। राजकोट जिले के एक गांव में तय कर देते हैं। जिस लड़के का नाम होता है अमन। अमन से उसकी शादी तय हो जाती है। सुजाता के घर वाले इतना दूर जानबूझकर रिश्ता तय करते हैं क्योंकि सुजाता का जो पहले से ही चाल चलन था वो सही नहीं था और खास करके इसीलिए दूर करते हैं कि उसका प्रेमी शायद वहां ना पहुंच पाए। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। सुजाता यह सारी बातें बताती है अपने प्रेमी कुमार को। कुमार तो बिल्कुल टूट जाता है, वो एकदम उदास हो जाता है। वो सुजाता से कहता है कि सुजाता, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा, तुम मुझसे मिलो, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। अब एक दिन मौका देखकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बैठकर बहुत रोते हैं। उसके बाद कुमार कहता है कि सुजाता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। सुजाता कहती है कि अब क्या कर सकते हैं, शायद इस जन्म में हम दोनों एक नहीं हो सकते। अगर दूसरा जन्म मिलता है तो हम दोनों एक जरूर होंगे। शायद इस जन्म में हम दोनों का मिलन है ही नहीं। अब यह सारी बातें होती है उन दोनों के बीच में। वो दोनों फूट फूट कर वहीं पर रोते हैं। लेकिन कुमार कहता है कि चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। सुजाता कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कुमार कहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ, चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। अब दोनों प्लानिंग बनाकर एक दिन दोनों अपने घर से निकलते हैं और जामनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सुजाता के जो परिवार वाले थे वो सुजाता पर सख्त कड़ी नज़र रखे हुए थे। उन लोगों को पता चल जाता है कि सुजाता घर पे नहीं है और वो कहाँ गई है। सुजाता के घर वाले पीछे से पहुंच जाते हैं जामनगर रेलवे स्टेशन में और वहीं पर सुजाता उन लोगों को मिल जाती है। वो लोग सुजाता को पकड़ते हैं और घर लेकर आते हैं। वहीं पर वो लोग पुलिस भी बुला लेते हैं और
कुमार को पुलिस के हवाले सौंप देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि इसकी इतनी कुटाई कीजिए कि जितना भी प्यार का भूत है सब उतर जाए। अब पुलिस वाले मिलकर कुमार को बहुत मारते हैं और जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इधर सुजाता की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हो जाती है। अमन के साथ वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन जेल से निकलने के बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद ही कुमार जेल से निकलता है। अब उसे पता चलता है कि सुजाता की शादी हो गई है। वो बहुत रोता है। उसे समझाने वाला भी कोई नहीं था, ना ही कोई सहारा देने वाला था। वो अपनी तकलीफें किससे कहता, उसका मन ही नहीं लग रहा था। अब वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और वो चला जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में जाने के बाद कुमार वहां भी चैन से नहीं रहता है। रोजाना उसको उसकी प्रेमिका की याद आती थी। सुजाता को वो भूल ही नहीं पाता था। अब 3-4 महीने वहां पर रहने के बाद वहां पर सारा सामान वो पैक करता है और चला आता है राजकोट, जहां पर सुजाता की शादी हुई थी। दरअसल जब सुजाता की शादी फिक्स हुई थी तो उसे पता पहले ही चल गया था कि सुजाता की शादी किस गांव में फिक्स हुई है। अब वो पहले ही चला जाता है राजकोट के उस गांव में, उसके ससुराल के पास, और उस गांव को पहले ही देख लेता है। सारा चीज वो पहले ही नाप लेता है कि अगर सुजाता की शादी यहाँ पर हो जाएगी तो मैं उसके ससुराल में यहाँ पर जरूर आऊंगा और इसी गाँव में रहूंगा। तो वो पहले से ही सारा चीज देखा हुआ था। जब वो वहां पर जाता है तो एक पोखर रहता है। पोखर के सामने ही एक शिव जी की छोटी सी मंदिर होती है और उसी में एक बूढ़े महात्मा जी रहा करते थे, जिनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल की थी। अब वो वहीं पर चला जाता है और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आप ही के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, अभी तुम युवा हो और महात्माओं की जिंदगी बहुत कठिन होती है, अभी तुम उस योग्य नहीं हो। अब वहीं पर कुमार कहता है कि महात्मा जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं यही चाहता था कि मैं किसी मंदिर में जाऊँ और किसी महात्मा का शिष्य बन जाऊँ, भगवान की पूजा पाठ करूँ। जब वो इस तरह की बातें कहता है तो महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन बेटा एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि हमेशा तुम अपने मर्यादाओं में ही रहना, कभी अपना नाम नीचे मत करना, क्योंकि तरह तरह के लोग यहाँ पर इल्जाम लगा देते हैं। इस चीज़ से तुम हमेशा दूर रहना और मेरा मान रख लेना। कुमार कहता है कि महात्मा जी, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से हमेशा सतर्क रहूँगा। अब जिस कुटिया में जिस महात्मा के साथ वो रहने लगता है, वहां से सुजाता की घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। अब कुमार बहुत खुश होता है कि अब उसको सुजाता का नज़ारा देखने को मिलेगा। लगभग 3 से 4 महीने गुजर गए थे, वो सुजाता से नहीं मिला था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। कुमार महात्मा जी के साथ वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे कुमार उस जगह को इतना बदल देता है कि जितने भी लोग आते थे वहां पर पूजा पाठ करने के लिए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफें किया करते थे। महात्मा जी से कहा करते थे कि बाबा जी, ये लड़का कितना अच्छा है, कितना शरीफ है, जब से ये लड़का आपके पास आया है ये तो पूरे जगह को ही चेंज कर दिया। क्योंकि कुमार उस जगह को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा कर दिया था। अच्छे अच्छे फूल लाकर वहां पर लगाए हुए थे। वो जगह देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। इस वजह से जितने भी लोग आते थे वहां पर पूजा करने के लिए सभी तारीफें किया करते थे। क्योंकि कुमार के आने से पहले उस जगह की हालत कुछ और ही थी। महात्मा जी बूढ़े हो गए थे। हालांकि वो काफ़ी अरसे से वहाँ पर रहते थे, लेकिन बूढ़े हो जाने की वजह से वो ज़्यादातर साफ सफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन पहले वही उस मंदिर की देखभाल किया करते थे, साफ सफाई किया करते थे। और इस तरह से 2-3 महीने में ही कुमार बाबा जी का भी दिल जीत लेता है। अब जो बाबा जी थे, हफ्ते में 2 दिन ही जाया करते थे भिक्षा मांगने के लिए, और हफ्ते में 2 दिन जो भी भिक्षा मिला करती थी उससे 1 हफ्ते का गुजारा दोनों का हो जाया करता था, क्योंकि अच्छी खासी भिक्षा मिल जाया करती थी। अब धीरे धीरे करके बाबा जी कुमार को भी ले जाते हैं अपने साथ भिक्षा मांगने के लिए, और सारी चीज़ें उसको दिखा देते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके किसके घर में जाना है। सारी चीज़ें दिखा देते हैं, समझा देते हैं, और जिनके भी घर में लेकर जाते हैं सभी से यही कहते हैं कि अब मैं कभी ना भी आऊँ तो इसे भिक्षा दे दीजिएगा, ये मेरा शिष्य है और मेरे साथ ही रहता है। अब इस तरह से धीरे धीरे करके जो बाबा जी थे अब वो मंदिर में ही रहने लगे थे अपनी कुटिया में। अब जो इधर कुमार था वो जाने लगा था भिक्षा मांगने के लिए।
अब काफ़ी इंतज़ार के बाद वह दिन आ ही जाता है कि जब वो भिक्षा लेने के लिए निकलता है तो धीरे धीरे करके वो चला जाता है सुजाता के ससुराल में। जब वो पहला दिन जाता है तो देखता है कि आंगन में उसके सास ससुर बैठे हुए हैं। तो उस दिन तो उसे मौका नहीं मिलता है। सुजाता की सास अंदर से चावल लेकर आती है और दे देती है भिक्षा। अब कुमार वहाँ से चला जाता है। इस तरह से 2-3 बार और आता है, लेकिन उस बार भी उसे मौका नहीं मिलता है सुजाता से मिलने के लिए। अब वो परेशान हो जाता है क्योंकि जब भी आता उसके घर में कोई ना कोई होता ही। अब इसी तरह से लगभग और 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब एक दिन की बात है कि जब वो आता है सुजाता के घर में तो देखता है कि आंगन में कोई नहीं है, पूरा सुनसान आंगन है। वो चला जाता है मेन उसके दरवाजे के पास और आवाज़ लगाता है कि घर में कोई है क्या, भिक्षा दे दीजिए। अब अंदर से सुजाता आवाज़ लगाती है कि जी हाँ, अभी आ रही हूँ। फिर इधर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि 1 गिलास पानी भी लेकर आइएगा, मुझे प्यास लगी है। सुजाता अंदर से 1 गिलास पानी लेकर आती है बाहर। जैसे वो कुमार के सामने आकर खड़ी होती है, सुजाता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उधर कुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कुमार कहता है कि कैसी हो सुजाता? सुजाता कहती है कि तुम कुमार हो ना? अब वो हाँ में सर हिला देता है। कुमार जैसे ही हाँ में सर हिलाता है, सुजाता 2 कदम और पीछे हट जाती है। उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुजाता कहती है कि कुमार, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? आखिर तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? कुमार कहता है कि सुजाता, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, और देखो आज मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। सुजाता कहती है कि देखो कुमार, ये सब गलत है। अब मेरे हालात बदल गए हैं। अब मैं पहले जैसी सुजाता नहीं रही हूँ। अब मैं किसी और की पत्नी बन गई हूँ, किसी के घर की बहू बन गई हूँ, किसी के घर की इज्जत हूँ मैं। तुम यहाँ से चले जाओ, ये सब गलत है। अब सुजाता की यह बात सुनने के बाद कुमार कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सुजाता कहती है कि देखो कुमार, अब मैं चाह कर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। अब मेरी हालात कुछ और हो गई है, मेरी परिस्थिति कुछ और हो गई है, और तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुमार कहता है कि कैसे मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद फिर कुमार कहता है कि क्या तुम यहाँ अपने ससुराल में सुखी हो? सुजाता कहती है कि देखो कुमार, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सब कोई किसी न किसी परेशानी में है। बस जिस परेशानी में सभी लोग जी रहे हैं, उसी तरह से मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, और तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी इसी तरह से जीनी पड़ेगी। और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? जब से मेरी शादी हुई है तुम अपने घर पर भी नहीं हो, ना ही अपने गाँव में हो। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ अपने मायके, तो तुम्हारी माँ आती है मुझसे मिलने के लिए और कहती है कि कुमार घर में आया ही नहीं है, ना ही कोई उसका अता पता है। अगर वो तुमसे मिलने आए तो कहना घर आने के लिए। कुमार कहता है कि मैं घर कैसे चला जाऊं? एक दिन भी तुम्हें देखे बगैर मैं नहीं रह सकता। तुम्हारी शादी के बाद मैं चला गया अहमदाबाद, वहां पे रहा 3 से 4 महीने, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब मैं तुम्हें याद नहीं करता था। ना चाहते हुए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे शादी से पहले ही इस गांव में आ गया था और हर चीज़ देखकर चला गया था। इसी घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो पोखर है, उसी के बगल में एक महात्मा जी रहते हैं। महात्मा जी के ही साथ में वहाँ पर रहता हूँ, इसलिए कि मैं तुमको देख सकूँ, रोजाना तुम्हारा दीदार कर सकूँ। सुजाता जब कुमार की यह बात सुनती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि देखो कुमार, इस जन्म में तो मैं किसी और की हो चुकी हूँ, तुम्हारी मैं नहीं हो सकती हूँ। कुमार कहता है कि देखो सुजाता, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रहने वाला। तुम्हें जब मैं नहीं देखता हूँ तो मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता है। मैं इस गांव से नहीं जाने वाला, बस इसीलिए मैं महात्मा जी के साथ वहाँ पर रहता हूँ, उनका शिष्य बनकर। उसके बाद फिर कहता है कुमार कि तुम्हारा पति कहाँ है, वो क्या करते हैं? सुजाता कहती है कि वो घर पर नहीं रहते हैं, सूरत में वो काम करते हैं और फिलहाल वो सूरत में ही हैं। तब कुमार कहता है कि ठीक है, आज रात मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। जब वो यह बात सुनती है तो एकदम से पसीना से तरतर हो जाती है और कहती है कि नहीं कुमार, ऐसा मत करना। अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया, गांव में किसी को पता चल गया, तो मेरी बदनामी होगी, मेरे घर की बदनामी होगी और ना जाने क्या क्या हो जाएगा। प्लीज़ तुम ऐसा मत करना। उसके बाद कुमार कहता है कि ठीक है, अगर मैं नहीं आ सकता हूँ तो तुम आ जाया करो मंदिर में मुझसे मिलने के लिए, मैं तो वहीं पर रहता हूँ।
अब कहती है इधर सुजाता कि ठीक है तुम अभी जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा तो बहुत बवाल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुमसे मिलने मंदिर में आऊं। इतना कहकर वो कुमार को वहां से भेज देती है। जब कुमार वहां से जाता है तो बहुत उदास था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अपने कुटिया में जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। अब जो महात्मा जी थे वो कहते हैं कि क्या बात है बेटा, तुम्हारी तो तबीयत ठीक है लेकिन इस तरह से उदास क्यों हो, किस बात के लिए इतना चिंतित हो। अब कुमार कहता है कि कुछ नहीं बाबा, बस बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज, इसी वजह से मेरा चेहरा उतरा हुआ है। इधर जो सुजाता थी वो अपने आप में एकदम से डर जाती है कि कहीं कोई देख लेगा, किसी को हम दोनों के बारे में पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। अगर अमन को पता चल गया तो मेरे साथ क्या करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर वो एकदम टेंशन में पड़ जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे सोमवार का दिन आ जाता है। सुबह सुबह के वक्त सुजाता उठती है, नहाती धोआती है, साड़ी पहनती है, उसके बाद एक लोटे में जल लेती है, फूल पत्ते लेती है और उसी शिव जी के मंदिर में चली जाती है जहाँ पर कुमार रहा करता था। जब वहाँ पर जाती है तो पहले जल ढालती है, पूजा पाठ करती है, उसके बाद महात्मा जी से आशीर्वाद लेती है और कहती है कि महात्मा जी, मैं हर सोमवार को आऊँगी यहाँ पर पूजा करने के लिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जो कुमार था वो भी वहीं पर बैठा हुआ था। कुमार जब देखता है तो बहुत खुश होता है, कुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद जो महात्मा जी थे वो चले जाते हैं अपने कुटिया में किसी काम से। उसके बाद इधर जो कुमार था वो कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, मुझे उम्मीद था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। उसके बाद कुमार कहता है कि सुजाता, बस तुम इसी तरह से मंदिर में आना पूजा पाठ करने के लिए, मैं तुम्हें इसी तरह से देख लिया करूंगा, तुम्हें देख कर ही अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा। सुजाता कहती है कि देखो कुमार, यह सब गलत है। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला, मेरे पति को पता चला तो फिर मेरे घर में बहुत बवाल हो जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन कुमार उसकी एक नहीं सुनता है। अब उसके बाद सुजाता तो वहां से चली जाती है लेकिन कुमार का मन नहीं मानता है। अब आए दिन कुमार उसके घर का चक्कर काटने लगता है भिक्षा मांगने के बहाने। उसके घर में बहुत सारे लोग होते हैं। अब सभी लोग देखकर दंग भी रह जाते थे कि ये हमेशा भिक्षा मांगने के लिए क्यों आता है। पहले जो महात्मा जी थे वो तो इतना नहीं आया करते थे और जब भी कुमार को मौका मिलता था वो चला जाया करता था उसके कमरे में और उसके साथ छेड़खानी करता था, उसके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करता था। लेकिन बार बार सुजाता मना करती थी, दूर हट जाती थी और कहती थी कि देखो मैं किसी और की पत्नी हूँ, यह सब करना सही नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह से वो उसे भेज दिया करती थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही 6 महीने का वक्त गुजरता है, सूरत से सुजाता का पति अमर आ जाता है अपने घर में। जब अपने घर में आता है अमर तो सुजाता मन बना लेती है कि सारी बातें वो अमर से बता देगी, क्योंकि सुजाता डरती थी कि किसी और से अगर पता चल गया अमर को तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अब एक दिन रात की बात है कि दोनों पति पत्नी खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। तभी सुजाता मौका देखकर सारी बातें बता देती है कुमार के बारे में। जब उसका पति सारी बातें सुनता है तो आग बबूला हो जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहता है। वो सुबह होने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही सुबह का वक्त होता है, अमर उसका हाथ पकड़ता है और सीधे चला जाता है उसी शिव जी के मंदिर में जहाँ पर कुमार रहा करता था महात्मा जी के साथ। अब वहां पर जाने के बाद अमर महात्मा जी को सारी बातें बताता है सुजाता और कुमार के बारे में। जब महात्मा जी यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि इतना गहरा प्रेम आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा और न ही सुना है। लेकिन महात्मा जी को थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन महात्मा जी अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं। उसके बाद फिर अमर कहता है महात्मा जी से कि बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रतिष्ठा और इस जगह पर कोई आँच ना आए। इससे पहले बेहतर यही होगा कि कुमार सुजाता को लेकर यहाँ से चला जाए। अगर लोगों को पता चल गया तो फिर आपकी भी बदनामी होगी, मेरे घर की बदनामी होगी, सुजाता की बदनामी होगी और ना जाने क्या क्या हो जाएगा। उसके बाद फिर अमन कहता है कि अगर मुझे शादी से पहले पता होता इन दोनों के बारे में कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस कदर प्यार करते हैं तो मैं ये शादी करता ही नहीं, इन दोनों की ही शादी करवा देता। जब सुजाता यह सारी बातें सुनती है तो वो तीनों का मुंह देखने लगती है। अमर का मुंह देखती है, कुमार का मुंह देखती है और महात्मा जी का मुंह देखने लगती है।
अमर कहता है कि इस तरह से मुंह क्या देख रही हो, जिंदगी अभी तुम्हारी बहुत पड़ी हुई है, तुम तो अभी 1 ही साल मेरे साथ गुजारी हो, आगे की जिंदगी अगर अच्छी तरह से सुखी से गुजारना है तो तुम चले जाओ कुमार के साथ, क्योंकि तुम्हारी खुशी उसी में है। जब अमर इस तरह की बातें कहता है सुजाता से तो सुजाता की आंखें नम हो जाती है, अमर को सीने से लगा लेती है, फूट फूट कर रोने लगती है, उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अमर कहता है कि इसमें माफ़ी की क्या बात है, तुम शादी से पहले प्यार करती थी इससे, उसी से शादी कर लेना चाहिए था। सुजाता कहती है कि क्या करती, भाग्य में लिखा ही नहीं था। अब अमर कहता है कि भाग्य में लिखा हुआ है और तुम्हारा भाग्य अब मैं बदलूंगा, तुम चली जाओ कुमार के साथ और अपनी नई जिंदगी गुजारो। अब जो महात्मा जी थे वो भी वहीं पर खड़े हुए थे। महात्मा जी कहते हैं कि अमर बेटा, अगर तुम इन दोनों के लिए इतना त्याग कर देते हो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा शिष्य बनकर रहूंगा। अब अमर कहता है कि महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि सुजाता अपने प्रेमी कुमार के साथ चली जाए और अपने नई जिंदगी की शुरुआत करे। अब उसके बाद महात्मा जी भी दोनों को कहते हैं कि शायद भगवान की भी यही मर्जी है, इस वजह से कुमार यहाँ तक आया तुम्हारे पीछे पीछे, तुम दोनों एक हो जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसके बाद सुजाता और कुमार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, महात्मा जी का दोनों आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद अमर का भी आशीर्वाद लेते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। अब वहाँ पर उन सभी के बीच में बातचीत होती है। उसके अगले ही दिन अमर उन दोनों को लेकर चला जाता है सूरत। सूरत ले जाने के बाद उन दोनों की शादी करवाता है एक मंदिर में और फिर वहीं पर कुमार को काम दिलवाता है, एक किराए का कमरा दिलवाता है और वहीं पर वो सभी सुखी सुखी रहने लगते हैं। यह बात उन लोगों के घर में भी पता चल जाती है। सुजाता के माँ बाप को पता चलती है कि सुजाता कुमार से शादी कर बैठी है। वो लोग तो पहले गुस्सा करते हैं, लेकिन जैसे ही 4-5 साल का वक्त गुजरता है सभी की नाराजगी खत्म हो जाती है, सभी एक दूसरे को अपना लेते हैं, उन लोगों को खुशी खुशी अपना लेते हैं। अब किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। इधर जो अमर था वो भी शादी कर लेता है। शादी के बाद वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगता है और फिलहाल सभी एक दूसरे के साथ बेहद सुखी जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सुजाता को 3 बच्चे हैं और अमर को भी 2 बच्चे हैं। सभी एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी खुद अमर ने एक यूट्यूबर को बताई है और उस यूट्यूबर के जरिए ये कहानी मेरे तक आई है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।